बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूँ सनाउल्लाह खान। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की 4 साला मुद्दत 8 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही है, लेकिन अभी तक नए चेयरमैन की तैनाती के लिए कंसल्टेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। वज़ीर आज़म और हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है, अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। चंद दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि चेयरमैन नैब नया तैनात किया जाएगा या इसी चेयरमैन को की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाएगी और किस तरह दी जाएगी। ये भी कानून में तो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हुकूमत क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेगी, अभी इस बारे में वाज़े तौर पर कोई ऐलान नहीं हो सका है। ना ही वज़ारत कानून, वज़ीर आज़म ऑफिस या और किसी तरफ से कोई इस किस्म का कोई ऐलान हुआ है या कोई कंसल्टेशन के हवाले से कोई बात की गई है। इसी इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया राज साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। सलीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राज साहब, ये कानून में तो दिया हुआ है कि कंसल्टेशन होनी है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की है, चेयरमैन नैब की भी है। दिन भी थोड़े रह गए हैं, तो वजह क्या है, आप क्या समझते हैं, वामिल क्या है कि हुकूमत अभी तक कोई वाज़े इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकी है या कोई फ़ैसला कर चुकी है और उसके बारे में टाइम का इंतज़ार किया जा रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं सनाउल्लाह साहब। एक चीज़ तो ये है कि अगर तो इन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने इसको एक्सटेंशन देनी है, ऑल्दो जो हमारा सेक्शन 6 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन शेल बी 4 ईयर विच इज़ नॉन एक्सटेंडेबल। उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिख दिया है कि ये नॉन एक्सटेंडेबल है। और देयर इज़ द पर्पस कि ये नॉन एक्सटेंडेबल क्यों उन्होंने लिखा, पार्लियामेंट ने, कानून साज ने, लेजिस्लेचर ने इसलिए लिखा कि नैब का एक ऑफिस ऐसा होता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है और चेयरमैन इंडिपेंडेंट होता है। अगर उसमें आप उसको एक्सटेंशनें देना शुरू कर देंगे, इट मीन्स कि आप उसको लालच देंगे कि भाईजान ये काम कर दीजिए या ये काम ना कीजिए या ये केस खोलिए, इसे रोक दीजिए और हम आपकी मुद्दत मुलाजमत में 4 साल की तोसी कर देंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में जब ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो उनका जो सबसे बड़ी तरजीह होती है वो यही होती है कि किसी न किसी तरीके से किसी नौकरी पे हम बदजमान रहें और हमें मरात मिलती रहें। तो इसलिए इसको नॉन एक्सटेंडेबल रखा गया। लेकिन हमने पीछे देखा कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की पोस्ट है वो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत के लिए होती है और वो भी नॉन एक्सटेंडेबल है, उसको दोबारा नहीं लगाया जा सकता। उस पर तो ऑर्डिनेंस जारी करके एक्सटेंशन, हाँ, उसी को सामने रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वही तरीक़ेकार जो प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए अडॉप्ट किया गया, दोबारा से जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन देने का लग रहा है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, चौधरी निसार अली खान ने चैलेंज किया था जब इरफान कादिर को दोबारा दूसरी टर्म के लिए इन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को, उस चीज़ को, उस अपॉइंटमेंट को नल एंड वॉइड करार दे दिया। तो मैं समझता हूं कि अगर तो ये एक्सटेंड करते हैं तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए इन्हें कानून में एक तरमीम लानी होगी। उसके ऑर्डिनेंस में ये होगा कि जो सेक्शन 8 है उसमें वर्ड जोन से लिखा हुआ है नॉन एक्सटेंडेबल, उसको रिमूव कर देंगे ये, ठीक है, और एक्सटेंशन की प्रोविजन डालेंगे। लेकिन जब ये करेंगे तो हमारा मुल्क का जो कानून है या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो कहती हैं कि पर्सन स्पेसिफिक आप कानून साजी नहीं कर सकते, किसी एक शख्स के लिए आप कानून को बदल नहीं सकते। जस्टिस जावेद इकबाल की खातिर आप ये पूरा कानून नहीं चेंज कर सकते। तो अगर तो ये चैलेंज हो गया तो फिर तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात जो आपने की कॉन्सेंट वाली, कॉन्सेंट पे भी जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत, उसकी कॉन्सेंट, ना सिर्फ कॉन्सेंट, उस कंसल्टेशन बल्कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन और उसमें कंसेंसस ओरिएंटेड कोई आपकी कंसल्टेशन होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो फिर चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ आप एक ऑयरनी देखिए हमारे कानून में या हमारे उसमें कि जनाब जिस शख्स पे अरबों रुपए के करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के और लूटिंग एंड प्लंडरिंग के केसेस हैं, न सिर्फ उस पे हैं, उसके बच्चों पे हैं, उसके भाई पे है, पूरी फैमिली पे है, तो उसे ये इख्तियार दे देना कि जनाब आप आइए और नैब का चेयरमैन लगाएं
और जो आप ही की तफ्तीश करेगा, आप ही की फैमिली के केसेस चलाएगा। तो ये दुनिया भर में नहीं होता ऐसे। तो इस सिलसिले में हुकूमत के पास जो बेस्ट रास्ता है वो ये है कि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है। आपने क्या करना है, नैब का जो कानून है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसमें एक तरमीम ऐसी ले आइए। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में लेके आए? जी, पार्लियामेंट में लाइए और मेजॉरिटी है इनके पास। तो मेजॉरिटी में आप जो तरीकेकार दिया गया है नैब ऑर्डिनेंस में, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब का, जो इससे पहले भी था कि आप भले से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रिमूव करके सब्स्टिट्यूट करके चीफ जस्टिस डाल दें, कोई और डाल दें, क्योंकि इससे पहले लीडर ऑफ द जो प्रेसिडेंट था वो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करता था। ठीक है, ये बाद में आया। सलीम मांडवीवाला से भी हम पूछते हैं। सलीम मांडवीवाला साहब, ये हुकूमत ने एक पूरा एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि चेयरमैन नैब कंसल्टेशन का अमल अभी तक शुरू नहीं किया और कोई कानून की बात की जा रही है, लेकिन वाज़ेह कोई ऐलान नहीं है। आपकी पार्टी और अपोजिशन जमातों का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन मौजूदा चेयरमैन की होनी चाहिए या कोई जो कानून में तरीकाकार मौजूद है वही इख्तियार किया जाना चाहिए? देखिए जी, मैं राजा साहब की सारी बातें सुन रहा था और मैं उनको काफी हद तक उनकी बातों को एंडोर्स करता हूं कि ये कोई पहली दफा तो चेयरमैन नैब नहीं हो रहा, ये कोई अनहोनी बात नहीं हो रही और ये कोई नई चीज नहीं है। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स जो लेड डाउन प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरीके से होती है। तो नैब चेयरमैन का इतना हंगामा क्या है भाई? आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन से राब्ता करें, आप कहें जी हम इसको रीअपॉइंट करना चाहते हैं और उसका प्रोसीजर फॉलो करें। वो नहीं एग्री करते तो कोई और नाम दे दें कि जी हम इनको लगाना चाहते हैं। इसको एक्सटेंशन का वर्ड ही गलत है। एक्सटेंशन जैसी कोई चीज है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट में, ना वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट में कोई एक्सटेंशन नहीं होती। तो नैब चेयरमैन में एक्सटेंशन की क्या जरूरत पेश आ गई? इसका तो यही मतलब है ना कि जी आप एक आदमी को रखना चाहते हैं इसलिए कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए कि आपने उसकी वीडियो रिलीज की, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया, आपने उसको ब्लैकमेल किया, आपने वो जो लेडी थी तैयबा उसको खिलाफ उसको यूज किया और आज तक यूज कर रहे हैं। और मतलब ये सब चीजें करके आप एक आदमी को रखना चाहते हैं और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं ताकि वो आपकी बातें माने, आपकी डायरेक्शन माने, जिसके वारंट इशू करने हैं उसके वारंट इशू करे, जिसकी इंक्वायरी करनी है उसकी इंक्वायरी करे, जिसकी इंक्वायरी बंद करनी है उसकी बंद करे। ये तो सारी पाकिस्तान को पता है कि नैब का पूरा इदारा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके डीजी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये तो इदारा, मैं तो कहता हूं, मैं तो कई दफा ये बड़ा क्लियर कर चुका हूं। और जो लोग हमारे पास आए हैं कंप्लेंट्स लेके नैब के खिलाफ, दे आर हॉरिफाइंग। लोगों ने खुदकुशियां की हैं, लोग अभी भी खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी लेटली आपने सुना होगा एक आदमी ने और खुदकुशी कर ली। तो ये मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आप एक ऐसा सिस्टम लोगों पे डालना चाह रहे हैं जो हर आदमी उसको, और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, आपका प्लानिंग मिनिस्टर कह रहा है, आपके ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं। सर ब्यूरोक्रेट्स तो फडअप है। आप इमेजिन नहीं कर सकते सनाउल्लाह साहब, कोई ऐसा सेक्रेटरी नहीं है। जब मैंने इनके खिलाफ ये मुहिम शुरू की नैब के खिलाफ, तो कोई ऐसा सेक्रेटरी नहीं है जिसने मुझे फोन ना किया हो, जिसने ये नहीं कहा हो कि सलीम साहब कोई हम बोल नहीं सकते मगर हम आपके साथ हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक इदारा जो इतना मैं कहता हूं डिस्क्रेडिट हो चुका है एट एवरी लेवल, उसके आप चेयरमैन को इस्तेमाल किया, आपने उसको यूज किया और अभी भी यूज कर रहे हैं आज तक। किसी ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत एक्सटेंशन देती है इनको, कोई उसमें जो एक्सटेंशन का लफ्ज़ है जिस तरह राज साहब ने बताया उसको डिलीट कर देती है, तो फिर आपकी पार्टी की और अपोजिशन जमातों का क्या लायामल होगा? आया इसको आप अदालतों में चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, या कोई और पार्लियामेंट के अंदर ही इसको कोई मामला उठाएंगे? देखिए, कई ऑर्डिनेंस, इस वक्त भी 13 ऑर्डिनेंसेस इशू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने,
और कई ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट लाती नहीं है पार्लियामेंट में इसी डर से कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे, तो वो ऑर्डिनेंस तो वैसे ही लैप्स हो जाता है। एक दफा आप फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद तो प्रेसिडेंट भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो ऑर्डिनेंस की क्रेडिबिलिटी तो कोई है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जहां असेंबलीज इन प्लेस है, जहां दोनों हाउसेज इन प्लेस हैं, ऑर्डिनेंस का कोई मकसद ही नहीं है। ऑर्डिनेंस तो आप इसलिए लाते हैं, और ऑर्डिनेंस का प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए है कि कोई इमरजेंसी हो, कोई डिफिकल्टी हो मुल्क को, जिसमें आपको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है। ये तो हर चीज पे टैक्स लॉज के ऊपर ऑर्डिनेंस ले आते हैं, मतलब बेवकूफी की इंतहा ये है। मनी बिल है वो तो। हाँ, और पता है इनको कि ये 90 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप एक एक्सटेंशन करेंगे, फिर ये एवेंचुअली एक्सपायर हो जाएगा, तो फायदा क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई डोंट नो कि कहाँ ये थॉट प्रोसेस है कि इनको, आपने बात की चैलेंज करने की, 100% पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज करेंगे और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये सारी चीजें नोइंगली, उसके बावजूद गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंसेस इशू करती है, और नोइंगली कि ये एक्सपायर हो जाएंगे, ये चैलेंज हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, फायदा क्या। लेकिन माडवीवाला साहब, एक पॉइंट तो अगर वजीर आजम का ये है कि एक ऐसा शख्स जो खुद भी, जिस पे नैब के केसेस हैं, पूरी फैमिली पे केसेस हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, उनसे कंसल्टेशन करना चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से, राज साहब ने भी ये बात की, तो इसका अल्टरनेट क्या तरीकाकार इख्तियार करें, आपके पास कोई है ऐसी प्रपोजल? देखें कि नैब के केसेस चलना का क्या मतलब है। एक्सक्यूज मी, नैब के केसेस चल रहे हैं ना जी जी, तो आपका क्या ख्याल है, जब पहले थे तब नैब के केसेस नहीं चल रहे थे? हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, हमारी पार्टी पे केसेस चल रहे थे। देखिए, दिस इज एन इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब, इट इज नॉट एन इशू। आपने पिछली दफा भी आप देखें, अगर जब जावेद इकबाल साहब आए, 3 लोग इधर रन थे चेयरमैन नैब के लिए। तो आज कमर जमान साहब जब आए, उस वक्त भी लोग रन थे, उस वक्त भी लोग ऑप्शन था लोगों के अपॉइंटमेंट का। तो ये कहना कि जी क्योंकि केस चल रहे हैं तो चेयरमैन के नैब के अपॉइंटमेंट के लिए मसला है, ये तो देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन जब अपॉइंट हो रहा था उसमें भी मसले थे, मगर उसमें तो कैसे हो गई कंसल्टेशन आपकी, कैसे हो गया आपका एग्रीमेंट। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं कि जी आप पे चेयरमैन नैब के केसेस चल रहे हैं इसलिए आप पे कंसल्टेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? आप तो एक आदमी अपॉइंट कर रहे हैं ना, उसमें कोई केसेस तो डिस्कस नहीं हो रहे, उसमें तो कोई आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, या गवर्नमेंट को आप नहीं कह रहे कि आप मेरे केसेस खत्म करें तो मैं चेयरमैन नैब में कंसल्ट करूंगा। और कहाँ लिखा हुआ है कि किसी के ऊपर किसी के ऊपर नैब के केसेस हो तो उससे आप कंसल्टेशन नहीं कर सकते चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट? जी बिल्कुल, कानून में बात नहीं लिखी हुई, एथिक्स का इशू है। सर आप हमारे साथ ही रहे। सर जी, एथिक्स की बात जरूर है, मगर पॉइंट ये है कि ये कहना कि जी कंसल्टेशन नहीं हो सकती और इसमें एथिक्स की बात है, और इसमें दूसरी बातें, मैं ये समझता हूं कि ये बातें पहले भी थी, ये पहली दफा नहीं हो रही, ये पहले भी थी। उसके बावजूद आपने कंसल्टेशन की, उसके बावजूद आपने चीजें अपॉइंट की, उसके बावजूद आपने लोग अपॉइंट किए। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ना करने की बात है। जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन देनी है, इसीलिए ये डिस्कशन हो रही है। आप उनको एक्सटेंशन ना दें, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बातें की। ऑर्डिनेंस के हवाले से बात बिल्कुल ठीक है कि वो तो लैप्स हो जाएगा, और अगर 4 महीने बाद फिर या 3 महीने बाद ये बातें आती हैं, फिर उनका कानूनी हैसियत जो चेयरमैन नैब है उनकी क्या होगी। और दूसरा, इसके अलावा क्या तरीकाकार हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर जब मान ही नहीं रहे हैं, कंसल्टेशन करनी नहीं है, और दूसरा क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, 13-14 दिन रह गए हैं, अगर ये ऑर्डिनेंस भी नहीं आता और कोई कंसल्टेशन भी नहीं होती है, तो फिर नैब की जो लीगल हैसियत है नैब के इदारे की, वो क्या होगी? चलें आपके आखिरी सवाल से शुरू करते हैं कि वक्त थोड़ा है और कंसल्टेशन भी नहीं होती और उसके बाद ऑर्डिनेंस भी नहीं आता, तो ये वो सिचुएशन होगी कि जो अपोजिशन को बड़ी सूट करेगी या उन लोगों को बहुत सूट करेगी कि जिनके केसेस नैब में हैं, चाहे अपोजिशन में हैं चाहे हुकूमत में हैं, क्योंकि नैब की तमाम तर अख्तियार वो है चेयरमैन नैब के पास। एंड इफ चेयरमैन नैब इज़ नॉट देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कि कोई एक्टिंग चेयरमैन हो सकता है। तो जब चेयरमैन नैब नहीं होगा, तमाम चीज़ें स्टैंड स्टिल, हॉल्ट पे आ जाएंगी।
किसी का कोई रेफरेंस फाइल नहीं हो सकेगा, किसी के खिलाफ कोई वारंट्स नहीं निकल सकेंगे, और एक तरह से ये अदारा जो सा है ये बिल्कुल हाँ मफलूज हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो ये तो वो विन विन सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इसको ऐसे चलाया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जिसने कहा है कि ये प्रीमियर अदारा है इस मुल्क में एंटी करप्शन का, और इसमें हम ये नहीं छोड़ सकते और बर्दाश्त कर सकते कि ये चेयरमैन नैब के बगैर हो। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि जनाब आप कह रहे हैं ऑर्डिनेंस, ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस आफ्टर 120 डेज लैप्स करेगा, दूसरा आएगा वो लैप्स कर जाएगा, और उसमें सिचुएशन फिर ये आ जाएगी कि जब ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया और आप पार्लियामेंट में नहीं लेके गए तो बैक टू आप आ जाएंगे कि जी नॉन एक्सटेंडेबल आपकी चेयरमैन नैब होना चाहिए। तो ये 4-8 माह जो से हैं इसमें जितने भी चेयरमैन नैब ने काम किए होंगे वो उसके ऊपर एक ऐसा सवालिया निशान होगा कि मुमकिन तौर पे अदालतें उन तमाम चीज़ों को कहें कि ये चूंकि इलीगल अपॉइंटमेंट थी या ये कानून के खिलाफ थी, या कोई शख्स भी अदालत में जब जाएगा जिन पे केसेस हैं तो नैब के चेयरमैन के उन तमाम एक्शंस को शायद रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। तो ये ऐसी एक खराब सी सिचुएशन है। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद जो गवर्नमेंट है या जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो ये है कि सिंस वो इंजॉय कर रहे हैं इसमें अददी जो उनके नंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में कम हैं, तो मुश्तरका इजलास बुला के वाई नॉट टेबल अ बिल, एक बिल पास कीजिए। आपको आइन इजाजत देता है, और चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का जो तरीका कार है वेयर इट इज मैंडेटरी के चेयरमैन से लीडर ऑफ द अपोजिशन से आप कंसल्टेशन करें, रिमूव लीडर ऑफ अपोजिशन। इवन मैं तो समझता हूं कि लीडर ऑफ द हाउस में नहीं होना चाहिए, इसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ही कुछ और होना चाहिए। एक सेकंड दीजिएगा, आपको याद होगा ये जावेद इकबाल साहब को जो 2 साहिबान लेके आए थे, लीडर ऑफ द हाउस था शाहिद खाकान अब्बासी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे खुर्शीद शाह साहब। वो दोनों अफराद इस वक्त करोड़ों अरबों रुपए के केसेस में हैं, तो इनको क्यों इख्तियार देते हैं, किसी और को तरीकेकार अपनाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग सलीम मांडवाला साहब, ये जो बात इन्होंने कही है कि ये इख्तियार ही खत्म होना चाहिए लीडर ऑफ द हाउस का और लीडर ऑफ अपोजिशन का, और ये किसी और को इख्तियार मिलना चाहिए, या पार्लियामेंट को इख्तियार मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट को मिल जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन को दें। जी जी, आप क्या समझते हैं, ये प्रपोजल है कोई काबिल अमल और इससे कुछ फर्क सकता है आने वाले दिनों में? देखें राजा साहब का व्यू की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर देखें ये भी जो प्रोसेस डिसाइड किया था ये भी एक आफ्टर डिस्कशन आफ्टर पार्लियामेंट कमिटीज ने ये फाइनलाइज किया था कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगी, और ऑपोजिशन का रोल इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि एग्जेक्टिव को भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट का रोल दे देंगे या कोर्ट्स को दे देंगे या किसी और इदारे को दे देंगे तो दे आर ऑल इदारा। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है, और सिर्फ ये कहना कि जी जस्ट बिकॉज उनके ऊपर नैब के केसेस हैं दे कैन नॉट बी कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा, ये कोई आप उसको जस्ट बिकॉज इट इज, और जो ये बात कर रहे थे खुर्शीद शाह साहब की, खुर्शीद शाह साहब के उस वक्त नैब का कोई केस नहीं था उनके ऊपर, वो तो बाद में बनाए गए केस। तो मैं ये समझता हूं कि ये इसी तरह रहना चाहिए, और किसी इदारे को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट की कोई राइट नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी डन बाय द पार्लियामेंट। अगर आप ऑपोजिशन को नहीं कॉन्फिडेंस में लेना चाहते तो आप एक भले ऑपोजिशन के साथ कमेटी बना लें। अगर आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं लेना चाहते, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिप्रेजेंट्स द होल ऑपोजिशन, ही डजंट रिप्रेजेंट वन पार्टी, तो ही रिप्रेजेंट्स द होल ऑपोजिशन एंड होल ऑपोजिशन इन बोथ पार्लियामेंट। तो ये कहना कि जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर केस है इसलिए वो नहीं, तो ही इज नॉट अलोन इन मेकिंग दैट डिसीजन। ठीक है, ही हैज टू इन्वॉल्व द होल ऑपोजिशन। ठीक है, जी 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 राज साहब, आप एक मांडवाला साहब के लिए अर्ज है कि जनाब ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब है इट इज नॉट एट ऑल अ कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं चेयरमैन नैब का जिक्र नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक
स्टैट्यूटरी लॉ है जिसकी कोई, इसको हम किसी भी एंगल से कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट नहीं कह सकते, ये एक सिंपल अपॉइंटमेंट। ठीक है, थैंक यू राजा आमिर अब्बास साहब, सलीम मांडवी वाला साहब। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो भारत की तरफ से, भारतीय एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों को थ्रेट के हवाले से मामला आए, उस पर हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस हिस्से में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जो मनसूख हुआ और उसके बाद इंग्लैंड की टीम का जो 3 फेक मेल्स थी जिनकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम ने यह दौरा मनसूख किया, उन पर बात करेंगे। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था, इस पर बात करेंगे। और क्या फेक थ्रेट्स की बुनियाद पर इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है और पाकिस्तान की तरफ से FIR भी दर्ज की गई है, उसके क्या नताइज आएंगे, इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ सिक्योरिटी के मामलात पर सीनियर एजाज सैयद मौजूद हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नदीम कुरैशी हैं, पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज, आप सिक्योरिटी के मामलात पर बड़ी तफसीली और गहरी नज़र रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि वजह यही थी, ये फेक मेल्स थी, या कोई और वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के दौरे मुलतवी किए हैं, और जो पाकिस्तान की तरफ से एक FIR भी दर्ज की गई है इन फेक जो ये थ्रेट्स थे इनकी पर, उसका क्या नतीजा निकलेगा? आया लीगली पाकिस्तान उन पर कोई इंटरनेशनल लेवल पर या लोकल लेवल पर कोई कार्रवाई कर सकता है? सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह, जो मेरे पास दस्तयाब मालूमात हैं इस थ्रेट के हवाले से, वो कुछ ये है कि वाकई ये ईमेल जनरेट हुई है, और अगर FIA की जो FIR है उसका मतन पढ़ें तो वो भी इस बात को तस्लीम करती है। FIA की जो हुकूमत की तरफ से दर्ज FIR है वो तस्लीम करती है कि ये ईमेल तो वसूल हुई है, और जो FIA को इस बात की इतला दी गई है वो वेलिंगटन न्यूजीलैंड में इंटरपोल के ऑफिस से पाकिस्तानी इंटरपोल को ये इतला आई है, यानी कि फॉर्मल चैनल से बाज़ाब्ता तौर पर इतला आई है कि वाकई ईमेल्स आई हैं हमजा आफरीदी 7899@gmail के अकाउंट से, और वो ईमेल्स थ्रेटनिंग ईमेल्स थी, और उन ईमेल्स में कहा गया था कि जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है उन पर हमले किए जाएंगे उनके रास्ते में भी, और उस क्रिकेट के तनाज़र में, इस क्रिकेट सीरीज के तनाज़र में। लेकिन एजाज सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 21 अगस्त और 22 अगस्त को वो मेल आती हैं, और आप देखें 11-12 सितंबर को टीम पाकिस्तान पहुंची हुई है और ग्राउंड में भी पहुंची हुई है। तो 21 अगस्त और 11-12 सितंबर के दरमियान ये मेल क्या करती रही हैं? मतलब है कि न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या बाकी ममालिक इतने इस किस्म की उनकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी है कि 20-22 दिन बाद जाके वो उस पर रिएक्शन देते हैं और टीमें भी आ जाती हैं। कुछ समझ नहीं आ रही ये बात कि 21 अगस्त की मेल की बुनियाद पर एक्शन जो है, रिएक्शन आ रहा है 11 और 12 सितंबर को या 13 सितंबर को। सनाउल्लाह, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि 21 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान ने एक फेसबुक पोस्ट की थी, और एहसानुल्लाह एहसान ने फेसबुक पोस्ट में ये कहा था कि जो क्रिकेट सीरीज है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, उस पर एक जमात जो है वो हमला करने का इरादा रखती है। और उसके बाद ये हुआ कि मेरी एहसानुल्लाह एहसान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी उन्हें तीसरे एक मुल्क के सहाफ़ी के जरिए न्यूजीलैंड की टीम ने राब्ता किया था और न्यूजीलैंड की हुकूमत ने राब्ता किया था, और उन्होंने न्यूजीलैंड की हुकूमत को बाज़ाब्ता मालूमात दी। अब ये जो ईमेल्स आई हैं ये उस मामले से अलग है, ये अलग ईमेल्स आई हैं जो कि डायरेक्टली कुछ मेंबर्स को भी आई हैं, टीम की फैमिली मेंबर्स को भी आई हैं, और वेलिंगटन में जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है उनकी पुलिस और उनकी जो इंतजामिया उनको भी ईमेल्स आई हैं। अब ये 2 अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का जो मकसद अगर आप देखें, दोनों में मकसद एक ही है कि ये जो क्रिकेट टीम है एक थ्रेट का माहौल हो, और वो थ्रेट का माहौल था, और जिसके नतीजे में न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है अपनी टीम को उन्होंने पुल कर लिया। ठीक है, एजाज हमारे साथ ही रहिए। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी जो सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के।
नदीम साहब बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, आपने ये सारा मामला खुद भी देखा है, आप क्या समझते हैं, खेल हो या कल्चर हो, उसके मामले में भारत का जो रोल रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने के लिए किस किस्म की साजिशें की हैं, या पाकिस्तानी जो वहाँ पर अदाकार और गुलकार जाते थे उनको रोका गया, खिलाड़ियों को रोका गया, तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के माहौल में दोनों मुल्कों को, जब पड़ोसी मुल्क हो, इस किस्म की जो पॉलिसी है या अपनी एजेंसियों के ज़रिए इस किस्म की कार्रवाइयों को कैसे देखते हैं, और आपकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी क्या है इससे निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ जो पॉलिसी जिसका आपने इजहार किया, जिसको पूरा पाकिस्तान और पूरा हिंदुस्तान और फिर पूरी दुनिया देख रही है, वो अफसोसनाक है। कोई शख्स तस्वुर भी नहीं कर सकता कि वो पड़ोस पे रहने वाले अपने किसी उस शख्स के बारे में, जो क्योंकि मैंने जो पढ़ा सुना देखा, पड़ोस तब्दील नहीं होते आसानी से, ये सरहदें अल्लाह की तरफ से बनाई हुई है, ये तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के मस्बत चेहरे को, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, पाकिस्तान की प्रमोशन को कभी बर्दाश्त नहीं किया। और बिलखुसूस रिसेंट पास्ट में जब ये अफगानिस्तान वाले मामला बने और हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में अपनी जड़ें फैलाने का मौका मिला, तो उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन को बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बहुत सारे इश्यूज के लिए इस्तेमाल किया। जब श्रीलंका तो आज से कई साल पहले, तो उसके ताने बाने भी हिंदुस्तान के साथ मिलते थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम एक बुज़दिल कौम नहीं है, हमने हमेशा बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। अब जो न्यूजीलैंड का दौरा है, ये बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया जो कोविड की एक वबा का शिकार रही है, और जो मैंने देखा पढ़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इससे बड़ी वबा पूरी दुनिया में नहीं आई, जिसने बैक वक्त दुनिया के हर हिस्से को, हर शख्स को, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखने वाले शख्स को अपनी लपेट में लिया। तो इन दिनों में खेलों के मैदानों का आबाद हो जाना, सोशल एक्टिविटीज का बहाल हो जाना, ये सब पूरी दुनिया के लिए बड़ा खूबसूरत मैसेज था। मैं समझता हूँ अफसरदगी अपनी जगह पर, तकलीफ अपनी जगह पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लवर मुल्क है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा और पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में कुरैशी साहब मेरा स्पोर्ट्स में नदीम कुरैशी साहब मेरा एक सवाल सुन लें। एक तो इसी सूरत हाल के दौरान जब टीम यहाँ पर मौजूद थी, ये जो फेक जो थ्रेट्स थी ये तो 21, 22, 23 अगस्त को आई थी, और उसके तकरीबन को 20-25 दिन बाद न्यूजीलैंड की टीम ने यह दौरा मनसूख किया है। लेकिन इस न्यूजीलैंड के दौरे मनसूख होने से 1-2 रोज़ कबल पंजाब हुकूमत की तरफ से भी एक थ्रेट जारी किया गया। इसके अलावा जब यह दौरा मनसूख हुआ तो उसमें आपके वज़ीर इत्तलात और बाकी वज़रा ये कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, कहने के अमेरिका की तरफ इशारा किया गया कि अमेरिका ने यह दौरा मनसूख कराया है। तो आपकी हुकूमत तो अपना ही उनके मसाइल इतने हैं कि कन्फ्यूजन है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बाद में जब वज़ीर दाखिला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वज़ीर इत्तलात, उन्होंने बताया कि ये इंडिया में से जो है फेक जो है थ्रेट जनरेट की गई है, मेल और डायरेक्ट न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की गई है। तो ये वजह क्या है, इतनी कन्फ्यूजन है क्यों आपकी हुकूमत के दरमियान? देखिए, कतई कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब सडनली ये विजिट पोस्टपोन हुआ, मनसूख किया गया, पोस्टपोन किया, मनसूख किया गया, कैंसिल किया गया इसको, तो किसी भी शख्स के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जस्ट 2-3 घंटा पहले जब सारे टिकट सेल हो गए और तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो गई और टीम वहां से अब होटल से सिर्फ ग्राउंड में जाना था और मैच खेलना था, जब सडनली ये डिसीजन आया तो फिर मुख्तलिफ कयासारियां हुई, मुख्तलिफ लोगों ने राय दी। मुझसे भी किसी चैनल ने पूछा, हम सब उस वक्त 100% इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है, वो इंटरनेशनल सारी चीजों के साथ फेडरल गवर्नमेंट इंगेज है, और उनकी अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के मामला के साथ साथ हिंदुस्तान के मामला से भी आ गई है। तो फिर ये सारी चीजें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने, शेख रशीद साहब ने जो प्रूफ दिए, लेकिन डिजिटल इस मीडिया के इस दौर में कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो बगैर रिकॉर्ड के हो, बगैर प्रूफ के हो। वो फिर प्रूफ पूरी दुनिया ने तस्लीम किए। मुझे बाद इंडियन चैनल पे बात करने का मौका मिलता है, मैंने वहां देखा है कि वो बाकायदा इसको एंजॉय करते रहे, इस कैफियत को, इस पर हंसते रहे, हमारा तमस्कुर उड़ाते रहे, जैसे कि वो बाकायदा प्लान करके उन्होंने ये काम किया हो।
जहां तक आपने उस थ्रेट अलर्ट के हवाले से बात की, वो एक रूटीन मैटर है। एजाज, आपने नदीम कुरैशी साहब की भी बात सुनी। जब पंजाब गवर्नमेंट का थ्रेट अलर्ट था, वो न्यूजीलैंड की टीम का जब दौरा मनसूख हुआ उससे 48 घंटे पहले वो शायद वो रिलीज हुआ था और वो पब्लिक था, वो हर एक के पास अवेलेबल था और उसमें लिखा हुआ था कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उस पर हमला हो सकता है। तो उस थ्रेट अलर्ट का कितना जो है इम्पैक्ट था? और जो मैंने आपसे पूछा था कि जो FIA ने FIR दर्ज की है उसको किस तरह देखेगी वफाकी हुकूमत या FIA? आया इंटरपोल से रब्ता करेगी या कोई और तरीका कार इख्तियार किया जाएगा? जी एजाज। पहली बात तो यह है कि जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है वो पाकिस्तान को जानती है और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी जो लैंडस्केप है उसको भी जानती है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के साथ एक वाकया हुआ, यहाँ पर उस वाक़े की तहकीकात हुई, उस वाक़े के जो किरदार थे उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो पुलिस मुकाबले में भी मरे। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में ये इंफॉर्मेशन आई। अब FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है और हुकूमत के वज़रा ने उस मुकदमे के इंदराज से पहले कह दिया कि ये तो फेक इंफॉर्मेशन थी। और फिर जब हमने मुकदमे की तफसीलात देखी हैं तो मुकदमे में एक ईमेल ID है जिसका IP एड्रेस सिंगापुर से जाके मिलता है और बाद में वो एक ऐसी डिवाइस के साथ है इस FIR के मुताबिक VPN के जरिए जो बताई जा रही है इस FIR के मुताबिक वो डिवाइस इंडिया में और उसके साथ 14 दीगर जो जीमेल और ईमेल के अकाउंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। अब इस सारे मामले की तहकीकात होना बाकी है और तहकीकात करके पता लगाना जरूरी है कि ये किस तरफ से ईमेल आई है, किसने ईमेल की है। और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम साबित करें, क्योंकि इसमें डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं, इंटरनेट इस्तेमाल हुआ है और इंटरनेट के जरिए हम उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं कि जिस लोकेशन से ये ईमेल जनरेट हुई है। बाज का प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पे ये लोग प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन ना बता सके। तो अब हमारे तहकीकातकारों के ऊपर है, FIA के ऊपर, FIA साइबर क्राइम विंग के ऊपर है कि वो इसको तहकीकात करें और इसको लॉजिकल एंड पे पहुंचाएं। ठीक है, ठीक है आजाद। ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है। देखिए, हमें अगर ये साजिश है तो उसको बेनकाब तहकीकात के जरिए करना है, बेनकाब करना है। ठीक है आजाद सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।